तो आज हम लोग बेटे आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले क्या क्या कंप्लीट हो चुका अपना आइसोमर्स के दो टाइप्स देखे। पहला अपना था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स सारा देखे, चेन आइसोमर, रिंग आइसोमर, टॉटोमेरेजिव, फंक्शनल आइसोमर्स, राइट। वो सारा कंप्लीट पार्ट हो चुका है। फिर देन स्टीरियो आइसोमर्स में भी हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसी का एक पार्ट और क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, इससे भी एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी रहता है श्योर शॉर्ट, तो उसको अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है क्या बेसिकली, इसको अंडरस्टैंड किया जाए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम लोग क्या देखे थे, जस्ट रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट बेटे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और क्या रहता था, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े, जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सप्लेन करने के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जब हम इंटर किए, वहां क्या देखे कि सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला को। जैसे एग्जांपल लिख दिए थे ए बी सी डी, राइट। जैसे कोई भी कंपाउंड है ए बी सी डी, तो स्ट्रक्चर सेम करने का मतलब कि ये ए के बाद बी ही बॉन्ड होगा, बी के बाद सी ही होगा, डी बी होगा। स्पेस में आप ओरिएंटेशन कैसे रखो, ये नहीं होगा कि आप यू कैन राइट लाइक दैट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सेम स्ट्रक्चर का मतलब विल इस तरह से भी, सिर्फ स्पेस में ये ए बी सी डी का सीक्वेंस नहीं छूटना चाहिए बॉन्ड का, उसको हम लोग सेम स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट बेटे। तो सेम स्ट्रक्चर्स रहना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। क्या क्या कंडीशन था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम लोग क्या देखे थे, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों कॉमन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, जो वो उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में समस्या क्या है, थर्ड, वो भी सेम, क्या सेम, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो पहले ज्योमेट्रिकल में डिफरेंट था वो भी सेम हो गया। अब बड़ी समस्या, पहले तो भाई आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर लेते थे ज्योमेट्रिकल में किससे, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से। बट ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। करने का मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्शन सारे सेम रहेंगे। तब हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे आप इसको अलग करेंगे। तो यहां पर डिफरेंट क्या रहता है कि ऑप्टिकल लाइट में उनका बिहेवियर डिफरेंट रहेगा। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो क्या उनका डिफरेंट रहेगा, लाइट में बिहेवियर डिफरेंट रहेगा। बिहेवियर डिफरेंट कहने का मतलब रोटेशन से, एक कंपाउंड हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेट करे, एक कंपाउंड हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। डिफरेंट बिहेवियर ऑफ ऑप्टिकल लाइट कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि एक कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या दूसरा जो होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहां पर डिफरेंस क्या रहेगा, दे डिफर बिटवीन, क्या दे डिफर इन बिहेवियर टुवर्ड्स ऑप्टिकल लाइट।
ऑप्टिकल लाइट में क्या बिहेवियर डिफरेंट रहेगा, ऑप्टिकल लाइट। ठीक है, तो जस्ट फिर से दोबारा पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर, वहां क्या देखे, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, उसके बाद आए हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, राइट, ओवर। अब ऑप्टिकल आइसोमर की जब बात कर रहे हैं, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट इन बिहेवियर इन ऑप्टिकल लाइट। अब ऑप्टिकल लाइट का थोड़ा सा बेसिक यहां समझना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों डिफरेंट आ रहा है। तो ऑप्टिकल लाइट करने का मतलब क्या हो गया कि जो सन से लाइट आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, सन से जो लाइट आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, और वो किस तरह का वेव है, सन से जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरी आवाज जो आपके पास पहुंच रही है वो किस टाइप का वेव हो गया, साउंड वेव। कैसे ट्रेवल कर रहा है, कौन सा मीडियम में, एयर में ट्रेवल कर रहा है। तो साउंड में हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th या 10th में था, 10th में साउंड, 9th में था साउंड, वहां पर हम लोग क्या देखे थे, साउंड किस टाइप का वेव है, मैकेनिकल वेव। 11th में भी पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल वेव के लिए वी नीड मीडियम। और हाउ टू जनरेट साउंड, वाइब्रेशन से। जैसे मेरी आवाज है, मेरे माउथ के नजदीक जो पार्टिकल है उसको वाइब्रेट कर रहा, फिर आगे वाइब्रेट करा, ये साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो उसी तरह से यहां भी क्या होगा, जो लाइट ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां किसका वाइब्रेशन होगा, साउंड वेव में तो देख लिए पार्टिकल्स, मीडियम का पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, दे डू नॉट नीड मीडियम। तब वहां पर क्या वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि वो भी एक टाइप ऑफ वेव है, तो वहां पर अपना वेव क्या वाइब्रेट करेगा, नाम ही देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ फील्ड आर प्रेजेंट। हाँ, अब उसका कैसा ओरिएंटेशन रहेगा, कैसे वेव ट्रेवल करता है, वहां ध्यान देने की क्या बात है। देखो, जैसे ईएम वेव की एक्सप्लेनेशन करना है, यदि इस डायरेक्शन में ईएम वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग रहेगा। यदि इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, ये वाई एक्सिस और दिस इज योर जेड एक्सिस, तो एक्स डायरेक्शन में यदि वो वेव, ईएम वेव आगे आपकी तरफ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा चारों तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इसके। यानी खासियत क्या है ईएम वेव का कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ईएमडब्ल्यू का खासियत यही है कि ये वेव जैसे है और वेव इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है, और यहां पर ये वाइब्रेशन ये कर रहा है, तो यहां पर वाइब्रेशन किसका हो रहा है, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन हो रहा है। साउंड में जिस तरह से हम लोग देखे पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है, यहां पर वाइब्रेशन, क्योंकि वेव है, कोई ना कोई तो वाइब्रेट करेगा, तो यहां पर कौन वाइब्रेट करेगा, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों करेंगे, एक की बात नहीं, दोनों करेंगे। और इस तरह से वेव आगे आगे की तरफ 3 डायमेंशन में, कभी उसका वीडियो आप देखिएगा ईएम वेव का, तो आपका ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा। इस तरह से ईएमडब्ल्यू वेव का ट्रांसमिशन होता है, राइट। अब यहां पर क्या जरूरत है इसका, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो किसके कारण क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल लाइट्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स का बिहेवियर डिफरेंट हो रहा है। तो उसमें क्या, कौन सी खासियत है कि बिहेवियर डिफरेंट हो गया,
एक क्यों क्लॉकवाइज एक कंपाउंड रोटेट कर रहा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज क्यों रोटेट कर रहा है, ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे ईएमडब्ल्यू के साथ साथ पोलराइज्ड प्लेन वेव, पोलराइज्ड प्लेन वेव पीपीएल, पीपीएल का कॉन्सेप्ट है पीपीएल पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कॉन्सेप्ट देखेंगे वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ईएमडब्ल्यू समझने के बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर समझने के लिए ये इसको समझना बहुत जरूरी है, पीपीएल होता क्या है। प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड एल फॉर लाइट। अभी आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है और चारों तरफ से स्प्रेड करेगा लाइक एज ए स्फीयर, 3 डायमेंशन में तो चारों तरफ स्प्रेड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। यदि कोई सोर्स है, ध्यान से समझे हम लोग, यदि कोई सोर्स है जो लाइट जनरेट कर रहा है और ये लाइट आपकी की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे इन ऑल डायरेक्शन, ये तो प्लेन में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, यदि 3 डायमेंशन में देखें तो चारों तरफ से फैल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। नाम क्या दिया हुआ, प्लेन पोलराइज। पोलराइज का मतलब ही होता है कि 2 भाग में इसको किसी तरह से बांटना। जैसे मैं मान लो स्कूल में लेक्चर दे रहा हूं या कॉलेज में लेक्चर दे रहा हूं, तो मेरा कोशिश क्या है भाई कि पूरे स्टूडेंट को इस तरह से पोलराइज कर दूं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट मोटिवेट हो जाए। सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ने वाले स्टूडेंट मोटिवेट हो जाए। तो मैंने क्या किया, मेरे इंटेंशन गलत वहां, मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये टीचर की क्वालिटी नहीं है, आपके लिए तो सारे बच्चे इक्वल हैं, लेकिन पोलराइज का मतलब क्या है, पोलराइज का हमेशा मतलब नुकसान ही है। कोई मान लो घर में होता है, घर में मान लो डिस्कशन हो रहा है, चाहे डिबेट होता है, 2 ग्रुप में पोलराइज हो गए, एक पक्ष में बोल रहा है, एक विपक्ष में बोल रहा है। तो उसी तरह से यहां भी लाइट को हम क्या करेंगे, पोलराइज करेंगे। जो जैसी मेरी एप्लीकेशन, जिस प्लेन में मुझे लाइट की फील्ड ऑफ लाइंस की जरूरत है, उसी लाइन बाकी सारे को रोक देंगे और जिस प्लेन में मुझे चाहिए वही लाइन सिर्फ दिखाई देगा। तो लाइंस प्लेन की बात जब हो रही है तो यहाँ क्या है, 3 डायमेंशन में देखें, या तो एक्स वाई प्लेन होगा या एक्स जेड प्लेन होगा या जेड एक्स प्लेन होगा। तो यदि मेरी जैसी रिक्वायरमेंट, मैं चाहता हूं एक्स वाई प्लेन में ही सिर्फ लाइंस मुझे मिले, बाकी सारा रुक जाए, तो ये कौन करेगा, ये बेसिक आप क्या कर रहे हैं, जो तीनों एक्स वाई प्लेन में भी ये फील्ड ऑफ लाइंस है, वाई जेड में भी है, जेड एक्स में भी है, ऑल डायरेक्शंस में है, और मेरी रिक्वायरमेंट है एक ही प्लेन में लाने का। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, निकोल, ये है आपका निकोल प्रिज्म, जो पोलराइजर का काम करता है, जो कि पोलराइजर का काम करता है। ये जैसे सोर्स ऑफ लाइट एवरी डायरेक्शन में यहां से फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यदि इसको पोलराइज करना है, मानते हैं फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ चाहता हूं लाइंस रहे, बाकी सारे डायरेक्शन में रुक जाए, यानी ये मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, बाकी सारे में इधर इधर सब रुक जाए। तो व्हाट वी कैन डू, एक पोलराइजर की जरूरत पड़ेगी। पोलराइजर क्या काम करेगा कि किसी एक प्लेन में जो सारे डायरेक्शन में फील्ड ऑफ लाइंस है, किसी एक प्लेन में आपको कन्वर्ट कर देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजर। और पोलराइजर का नाम क्या है यहां पर, निकोल प्रिज्म, NICOL। ये प्रिज्म का काम ही है कि जो फील्ड लाइंस आपका ऑल डायरेक्शन में है, किसी एक डायरेक्शन में आपको कन्वर्ट करे।
और मटेरियल किस तरह का है? ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ है। ठीक है, प्रिज्म का शेप आप देखिए इस तरह से आपका ट्रायंगल जैसा रहेगा और लंबा जैसा। वहां पर ये लाइट इंटर करेगा और एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। जैसे मान लेते हैं ये वाई प्लेन में कंसीडर करता हूं तो वाई वाई डैश में कन्वर्ट कर लिया। इसी को हम क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किसी एक प्लेन में सारे लाइट को लेके आए, बाकी सारे रुक गए और एक प्लेन वाला लाइट सिर्फ मुझे दिखाई दिया। ये कौन कर रहा है? निकोल पोलराइजर। और एग्जाम्पल निकोल प्रिज्म, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ठीक है बेटे, तो ये जो पीपीएल बना, ये जो पीपीएल बना, अब ये क्या हो रहा है यहां पर, क्योंकि हम लोग क्या कर देख पढ़ने जा रहे हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं ऑप्टिकल लाइट्स में। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया? पीपीएल आ गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो भी आइसोमर्स होंगे तो ये क्या करेगा? पीपीएल को आइदर या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। कौन? ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स। आइदर इसको क्लॉकवाइज में करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में करेगा। किसके कारण होगा? जो दो डिफरेंट, मान लो एक ए बी है और दूसरा ए डैश बी डैश, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम, स्ट्रक्चर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो डिफरेंस क्या होगा? ए बी या तो इस प्लेन पोलराइज को क्लॉकवाइज में घुमा दे और ए डैश बी डैश क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे। तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। किसको कर रहे हैं रोटेट? पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कैसे इफेक्ट हो रहा है? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम क्या देख रहे हैं, वैसे आइसोमर्स को बातें कर रहे हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो उसको आइदर ये क्लॉकवाइज में रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज। वो मॉलिक्यूलर उसकी प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसके जो स्ट्रक्चर हैं उसके कारण हो रहा है। कहने का मतलब स्ट्रक्चर में तब क्या हो रहा है? यदि ये कंपाउंड ए बी मॉलिक्यूल या ए डैश बी डैश जब अनसिमेट्रिक रहेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अनसिमेट्रिक रहेगा, तभी ये इसको रोटेट कर पाएगा। सिमेट्रिक वाला कभी नहीं करेगा। सिमेट्रिक करने का मतलब मेरा फेस ही देखिए, लेफ्ट राइट दोनों बराबर। नेचर में मैक्सिमम चीज क्या है? सिमेट्रिक है। आप मैक्सिमम चीज उठा ले, अनसिमेट्रिक बहुत कम मिलेगा। ये हाथ अपना अनसिमेट्रिक, इसी को काइरल भी बोलते हैं। ये पूरे हथेली को काइरल भी बोलते हैं, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स तो यहां ठीक है भाई, रोटेट किया, ये चीजें पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिक होना चाहिए स्ट्रक्चर, या डाइसिमेट्रिक प्रॉपर वर्ड यूज है। डाइसिमेट्रिक वी कैन अंडरस्टैंड, अनसिमेट्रिक। क्लियर समझ में आ रहा है बेटे? तो सिमेट्रिकल रहेगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कभी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई मान लो स्ट्रक्चर ले लिए, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, देखने में तो लग नहीं रहा है, एज्यूम कर ले, ठीक है। तो यहां पर यदि पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंटर कर रहा है तो स्ट्रक्चर यदि सिमेट्रिक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये इस मॉलिक्यूल के कारण ये टर्न कर जा रहा है, तो मॉलिक्यूलर का बिहेवियर सब जगह सेम है। ये टर्न किया तो इसकी कैपेसिटी, दूसरे की क्या कब इसको सीधा करने की कैपेसिटी रहेगी। पहला वाला क्या काम कर रहा है? स्ट्रेट तो आ रहा, उसको इंक्लाइन किया, तो मॉलिक्यूलर के जो इंक्लाइन आएगा उसको स्ट्रेट करेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? पीपीएल तो अनएफेक्टेड रह रहा, कोई इसमें रोटेशन नहीं हुआ।
बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर यदि हम डिफरेंट कर दें, मान लो फॉर एग्जाम्पल बीच में कुछ एक दूसरा मॉलिक्यूल डालिए, स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब यहां से मान लो पीपीएल इंटर किया तो ठीक है, ये टर्न किया, लेकिन यहां तो मॉलिक्यूल अलग मिल गया। अब क्या करेगा, ये मिलता तब ना इसको बेंड कर लेता ये, लेकिन ये क्या किया, लाइट जा रही थी सीधी, लाइट मुड़ गई। किसके कारण, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के कारण। किसके कारण, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के कारण। अच्छा, अब यहां पर हम ध्यान क्या देते हैं कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया भाई, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के कारण पीपीएल जो है वो मुड़ जा रहा है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग समझ में आया, ये तो हो गया, जस्ट इंट्रो तैयार कर रहे हैं। अभी तक समझ क्या किए हम लोग कि पीपीएल का रोटेशन से ही हम जो ऑप्टिकल आइसोमर्स पीपीएल को रोटेट करेगा वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। दूसरा क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं भाई, रोटेट कौन करेगा, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर या डाई सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। यहीं पर फिर हम लोग और क्या पॉइंट पढ़े हैं, कायरल की भी बात की है। सबका मीनिंग एक ही है। कायरल का भी मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिक, जैसे अपना हथेली, मीनिंग हिंदी में देखा जाए तो ये हथेली है। तो ये हथेली जो है क्या कह रहा हूं मैं कि अनसिमेट्रिक है। देखिए कहीं भी सिमेट्रिक, इधर दो फिंगर, ये दो फिंगर, सब अनसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ही नहीं। आपका फेस से देखा जाए तो ये सिमेट्रिक है, लेफ्ट राइट, बट हथेली जो है ये अनसिमेट्रिक है। तो कायरल भी कभी कभी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं। मैं बताया था ना कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं दोनों बिहेवियर शो करते हैं, इनैंशियोमर्स भी शो करते हैं और डायस्टियोमर्स शो भी करते हैं। तो जो मिरर इमेज देंगे वो सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स इनैंशियोमर्स बोलेंगे, जो मिरर इमेज नहीं देगा वो डायस्टियोमर्स बोलेंगे। तो वी कैन से दैट कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, राइट, वो उसको हम इनैंशियोमर्स भी बोल सकते हैं। यदि मिरर इमेज रहा तो एक दूसरे के मिरर इमेज रहा तो हम क्या बोलेंगे, उसको इनैंशियोमर्स भी बोल सकते हैं, राइट बेटे। तो डू नॉट कंफ्यूज वर्ड, डायस्टियोमर्स बोले अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर की ही बात हो रही है, कायरल का मतलब अनसिमेट्रिक की ही बात हो रही है, इनैंशियोमर्स बोलने का मतलब भी अनसिमेट्रिक की ही बात हो रही है। ये सारे टर्म, सारे का मीनिंग एक ही है, थोड़ा स्लाइटली हल्का फुल्का डिफरेंट है, बट मीनिंग सेम है। चलो अब आगे बढ़े, इसमें हम लोग क्या क्या और पढ़ना है देख लें स्टेप्स। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि ये जो रोटेशन जो हो रहा है, ये रोटेशन को मेजर कौन करेगा, कौन चेक करेगा कि रोटेशन होगा कि नहीं होगा, वो डिवाइस कौन सा है जो कि चेक करे कि जैसे ये तो पीपीएल आ गया, आपका कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उसको चेक करना है वो कंपाउंड इसको रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हु विल बी डूइंग। तो उसके लिए डिवाइस जो है पोलरीमीटर। तो डिवाइस जो है उसके बाद जो कि आपकी कितना रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, वो सारा कौन बताएगा, पोलरीमीटर। वो डिसाइड कौन करेगा, तो नेक्स्ट टर्म हम लोग समझ रहे हैं कि पीपीएल जो है, पीपीएल को जो रोटेट कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो वो करेगा कि नहीं करेगा, कितना रोटेट करेगा, क्या करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा,
पोलारीमीटर। ये डिवाइस है जो कि मेजर के चेक करेगा कि वो कंपाउंड पीपीएल को आपको रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो है क्या चीज बेसिकली, तो जैसे मान लीजिए ये पीपीएल है आपका, पीपीएल तो आप शोर्ट से वो नहीं डिस्कस करेंगे, वो कर लिए हैं, ये पीपीएल है, ठीक। अब ये क्या करेगा, एक ट्यूब जैसा रहता है, ये मान लीजिए ट्यूब है, ट्यूब का सम लेंथ इज डिफाइंड, ट्यूब का लेंथ डिफाइंड रहता है। अब इसमें मैंने क्या किया, जिस ऑप्टिकल आइसोमर को चेक करना है उसको इसके अंदर डाल दिया, इस ट्यूब के अंदर। ध्यान देने की बात क्या है, थोड़ी देर में हम देखेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स रखना पड़ेगा, इस ट्यूब का लेंथ भी फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम रखेंगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, किसी के रेस्पेक्ट में ही तो कंपेयर होगा। तो इस ट्यूब में जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स को चेक करना है उसको फिल कर दीजिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो भी होगा उसको फिल कर देते हैं। अब ये पीपीएल, इस स्लाइड पीपीएल जो होगा इससे जाएगा लिक्विड से। अभी देखे ना, यदि वो इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होगा तो क्या करेगा, डेविएट ही, मुड़ेगा ही नहीं, पीपीएल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें 3 कैटेगरी हो सकता है। पहला, या तो पीपीएल जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट कोई रोटेशन नहीं करे, अनअफेक्टेड रहे, किसके कारण, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के कारण। पीपीएल अनअफेक्टेड रहे, ये जो रिजल्ट इसका निकलेगा यहां पर, वो क्या क्या हो सकता है, या तो अनअफेक्टेड रहे, किसके कारण हो रहा है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के कारण। अभी देखिए कोई भी पीपीएल को सिमेट्रिक स्ट्रक्चर जब भेजते हैं तो डेविएट, रोटेशन नहीं करता है, तो अनअफेक्टेड रहेगा, पहला एक रिजल्ट हो सकता है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि देखिए अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर यदि रहता है तो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट, ये जब इस प्लेन में हम पीपीएल लिए हैं तो या तो ये इधर रोटेट करेगा या तो इधर रोटेट करेगा, यही 2 पॉसिबिलिटी है। तो ये या तो दूसरा केस क्या हो गया कि क्लॉकवाइज में पीपीएल रोटेट कर गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो भी ऑप्टिकल आइसोमर डाले हैं, जो भी कंपाउंड डाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो रोटेट कर गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एक क्या होता है, लेफ्ट वाला को लेवो रोटेटरी बोलते हैं। डी फॉर्म, एल फॉर्म शॉर्ट में इसको बोलते हैं डी फॉर्म शॉर्ट में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जो यदि ये पीपीएल क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो उसका नाम क्या दे दिया गया, डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, उसको लेवो, लिवो रोटेटरी। एल फॉर्म, एल फॉर्म याद करें, एल फॉर लेफ्ट, याद करने का कोड, एल फॉर लेफ्ट, ये लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हो गया ना ये। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करेगा लेवो रोटेटरी, या एल फॉर्म शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने यहां पर क्या देखा कि कोई भी पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यदि ऑप्टिकल आइसोमर से पास कर रहे हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कर रहे हैं, तो यदि पीपीएल अनअफेक्टेड रहता है, ये भी एक चांसेस है, अनअफेक्टेड रखने में वो ऑप्टिकल आइसोमर है ही नहीं। दूसरा, या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो बोलेंगे या डी फॉर्म, या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो एल फॉर्म बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कितना रोटेट करेगा। यदि सेकेंड और थर्ड पॉइंट की बात करें, हाउ मच, तो भाई अब ये रोटेट किया, कितना एंगल रोटेट किया, जितने ज्यादा एंगल रोटेट करेगा
जितने थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही क्या बोलेंगे, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा रहेगा, कंपेयर करना रहेगा किसमें ज्यादा कम है, तो थीटा डिसाइड। लेकिन समस्या क्या है, यदि मान लो कि एक कोई कंपाउंड लिए जिसका कॉन्सेंट्रेशन आप 2 मोल रखे या 4 या 4 मोल रखे, और इस ट्यूब का लेंथ आपने मान लो रखा 5 मिलीमीटर, और दूसरा एक कंपाउंड लिए जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल रखे और ट्यूब का लेंथ ले लिए 2, यू डू नॉट कंपेयर, क्योंकि आपने पैरामीटर ये फिक्स किया नहीं ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर। ये जो थीटा रोटेट करेगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसका कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स कर, भाई सब लोग जिसको भी चेक करना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करना, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना रखना पड़ेगा। ये पोलिमीटर जो है उसका लेंथ भी फिक्स रखना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि कौन कितना रोटेट कर रहा है। तो इसके लिए डाटा क्या दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन कितना डिफाइन किया गया, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। कोई भी आप लीजिएगा जिसको चेक करना ऑप्टिकल आइसोमर है कि ये कितना रोटेट कर रहा है, हम 1 ग्राम पर मिलीलीटर ही लेंगे। और उसी तरह से लेंथ को भी फिक्स कर दिया गया, ये जो ट्यूब है, ट्यूब का लेंथ को फिक्स कर दिया गया, इसको 10 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर, इसी तरह से डाटा होगा। हाँ राइट, ठीक है। ये डाटा क्यों किया जा रहा है कि वी डू नॉट कंपेयर, थीटा ऐसे है जब कंसंट्रेशन फिक्स नहीं करेंगे तो हाउ टू चेक कौन कितना रोटेट कर रहा है। अब है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे भाई, हम 1 ही ग्राम 1 लीटर में लेंगे, और लेंथ भाई इसको फिक्स कर दिए 10 सेंटीमीटर ही रखेंगे। क्लियर, समझ में आया बेटे? तो ऐसे तब अब क्या कर रहे हैं हम, जो एंगल मेजरमेंट करेंगे आफ्टर पैरामीटर फिक्स कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ, तो जब तक पैरामीटर फिक्स नहीं किए थे तो एंगल की बातें कर रहे थे, एंगल जितना ज्यादा उतने ऑप्टिकल आइसोमर्स ज्यादा होगा प्रॉपर्टी। लेकिन जब पैरामीटर फिक्स कर दिए तो इसी नाम को हम एंगल को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या नाम है देखना तो बेटे, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। जब स्पेसिफिक रोटेशन की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर और लेंथ 10 सेंटीमीटर। थीटा को ही बोल रहे हैं, कुछ अलग क्वांटिटी की डिफाइन नहीं कर रहे हैं, थीटा की ही बात कर रहे हैं, थीटा की ही बात कर रहे हैं। उसी को हमने स्टैंडर्ड कर दिया, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड कर दिए। तो थीटा को अब क्या नाम दे दिया हमने, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको कि अल्फा से डिनोट करते हैं हम लोग। और कैसे इसको डिफाइन किए, थीटा जो एंगल मेजर करेंगे डिवाइडेड बाय ये लेंथ डेसीमीटर में है, लेंथ इनटू कॉन्सेंट्रेशन, लेंथ इनटू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एंगल मेजर पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, अब फिक्स हो गया, कंपेयर करना आसान। यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे, थीटा को मान लो तो रेडियन दे दिए यूनिट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन नॉलेज रखिए, कंपटीशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन नॉलेज तो रखना जरूरी है, कंपटीशन किधर से कब वायर करेगा आपको पता नहीं, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गया, थीटा का रेडियन, लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या रखे हम लोग, डेसीमीटर, तो पर यूनिट डेसीमीटर, फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्राम मिलीलीटर, ऊपर चला गया। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, लास्ट में ऐसे ऐसे ट्रिक हम लोग डेवलप करेंगे कि तुरंत आप बता दोगे कि ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है, कितने कायरल सेंटर हो गए, सारा चीज। लेकिन उसके पहले आपको बेसिक पता होना जरूरी है, जब तक नहीं पता होगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा। फिर आप मान लो नीट करने जाओगे, वहां भी केमिस्ट्री पढ़ना है, इंजीनियरिंग करने जाओगे वहां भी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में है,
तो आप किसी तरह से छूट नहीं सकते। वहां तो अब इससे एडवांस लेवल में पढ़ना होगा जाने के बाद। तो जब यही क्लियर नहीं हो तो वहां तो और मुश्किल हो जाएगा। राइट बेटे? तो स्पेसिफिक रोटेशन अब डिसाइड कर देगा कि जिसका वैल्यू जितना ज्यादा उतना ही ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी उसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये सारा काम कंप्लीट हो गया। अब आगे देखा जाए और क्या पढ़ना पड़े हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड है। अब भाई ये जो चीजें हैं जो हम लोग पढ़े ये सारे क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, लैब ओरिएंटेड। कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, क्या किए भाई, उसको पोलरीमीटर में डाले पहले, फिर उसके बाद सोर्स जो है, सोर्स से फिर निकोल प्रिज्म यूज किए, पोलराइजर, जिससे कि पीपीएल कन्वर्ट किए, पीपीएल को फिर क्या किए, पोलरीमीटर की तरफ में भेजे और रिजल्ट को देखे। तो ये सारे क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, जिसको कि हम चेक करके बताएंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है। थ्योरेटिकल कैसे करेंगे, कंपटीशन में अब तो क्वेश्चन में प्रैक्टिकल नहीं ना पूछेगा, वहां तो भाई आपको एबीसीडी चॉइस दिया है, तुरंत बताने हैं हाउ टू चेक कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है। हाँ, +2 लेवल के लिए वो सारे जरूरी है, नॉलेज रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फिर फर्दर स्टडी करो तो सारे फर्दर स्टडी करो तो वही सारे कॉन्सेप्ट आपको काम देंगे। कि कोई भी आप रिसर्च करते हो, मैं इतने दिन लंबे टाइम मेरे को रिसर्च करते हो गया, जिस फील्ड में मैं काम किया हूं रिसर्च में, सारा मैं खुद अपने, जब एनालिसिस मेरी है, हमको +2 से स्टार्ट करना पड़ता है उस फील्ड को पकड़ने के लिए। आप कितना भी उम्र आपकी पर हायर स्टडी में आप चले जाओ, एमएस करो, पीएचडी करो, पीएचडी भी करना, जिस टॉपिक पर आपको रिसर्च करना है, आपका लेवल +2 से ही स्टार्ट होता है। तो ये जो आप सोच रहे हो ना कि ये कभी पिंडा छूटने वाला नहीं है, कि +2 का जो बेसिक अभी आप क्लियर कर रहे हो, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये पूरे लाइफ आपका रहेगा। तो ये कभी नहीं सोचना है कि ये मेरे काम का चीज नहीं है, नहीं है, सब काम के चीज हैं। यदि आप एक अच्छे नॉलेज, आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो, आपको हमेशा आप देखिएगा, ये मेरे स्टेटमेंट आफ्टर 10 ईयर्स के बाद आप बोलिएगा, क्योंकि खुद मैं भी कितने अपने फील्ड में रिसर्च किया हूं, सब जगह मेरे को देखना पड़ा कि +2 पहले देखना पड़ता है, तभी उसके बाद धीरे आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़े। तो ये सारे काम जो हो गए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है, सारे प्रैक्टिकल वर्क हो गए, जो कि नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्योरी से कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है, कैसे करेंगे। अब ये अपना काम चालू हो गया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मुझे जरूरत है, या बोर्ड में पूछता है तो वहां जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन बिना उसके जाने ये समझ भी नहीं सकते थे, ये भी बात है। तो पहला क्या कर रहा है, तब हम लोग बार बार यूज करते हैं, जो कि अभी तुरंत बताया हूं, डाइसेमेट्रिक को अनसेमेट्रिक भी बोल सकते हैं। तो कंपाउंड ऑर्गेनिक कैसा होना चाहिए, डाइसेमेट्रिक। जैसे अपना ये हथेली डाइसेमेट्रिक है, तो पहला या तो डाइसेमेट्रिक को होना चाहिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइसेमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, पीपीएल को आइदर रोटेट करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तभी हम बोलेंगे उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव है।
ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे बोलते हैं कोई वायरस एक्टिव है यानी जिंदा है, जब तक पड़ा हुआ वो मरा हुआ है किसी ह्यूमन बीइंग से टच में आया ऑप्टिकली वो एक्टिव हो गया। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव करने का मतलब वो तो आइदर या तो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा। कंडीशन क्या है, देखते कैसे पकड़ेंगे। पहला या तो डाइसिमेट्रिक हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो स्केलेटन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे वो डाइसिमेट्रिक हो। दूसरा सेम वर्ड यूज करते हैं काइलिटी या कायरल, कायरल CHIRA काइलिटी, या तो इसका भी मीनिंग वही होता है अनसिमेट्रिक की। जैसे कायरल मीन्स हथेली हिंदी में, कायरल मीन्स ये भी इसका भी मीनिंग अनसिमेट्रिक ही हो गया। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि अनसिमेट्रिक हो गया, अब कैसे चेक करेंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, इसके लिए कॉन्सेप्ट डेवलप किया। लास्ट में ट्रिक, लास्ट में हम लोग एक दो लेक्चर के बाद, सेकंड लेक्चर के बाद अलग कॉन्सेप्ट भी है, देखते तुरंत पकड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये सारा कंप्लीट होना जरूरी है। अब क्या कर रहा है, ठीक है, अभी तक ये 2 पॉइंट से क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर मोटे मोटे तौर पर। तो अनसिमेट्रिक से क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी का मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहां पर हम बात क्या किए हैं, ऑप्टिकल जो आइसोमर है इसको इनैंसियोमर भी बोलने के बोल रहा है। इनैंसियोमर किसको बोलते हैं, वैसे कंपाउंड जिसको जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी हो। अब इसी को एग्जांपल ले लीजिए, अपना हथेली जो है, ठीक है, तो यदि इसका डायग्राम ड्रॉ करें हम लोग, ये बुक में भी इस तरह से दिया रहता है 4 5, ठीक है। तो ये कायरल है, कायरल करना मतलब अनसिमेट्रिक है। अब इसका यदि मिरर इमेज देखें, अनसिमेट्रिक का आप मिरर इमेज देखिएगा, अब इसी का है, इसका मिरर इमेज मुझे देखना रहेगा। तो देखो फिजिक्स यहां पर इन्वॉल्व, फिर मिरर इमेज जो भी आप लाइट में पढ़ रहे हो, चाहे अपना ही फेस को आप मिरर इमेज देख रहे हो, तो वो क्या 180 डिग्री रोटेट रहता है इमेज, तभी ना लेफ्ट हैंड राइट में जाता है, राइट वाला लेफ्ट में जाता है। जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हूं तो रियलिटी में क्या होता है, इस तरह से दिखाई देता है आपका फेस। आप 180 डिग्री रोटेट करके जो इमेज है 180 डिग्री रोटेट करके दिखाई देता है। जैसे अभी खड़ा हूं, मिरर के सामने पड़ा हुआ है, तो मेरा ये फेस उधर कैसे जा रहा है, ये देखो, ये अभी है 0 डिग्री रोटेट कर रहा हूं पूरी तरह से, ये 180 डिग्री रोटेट कर गया। अब ये वाला फेस इधर आ गया, यानी जो भी मिरर हम यही मुझे दिखाई दे रहा है, तो जो भी मिरर इमेज होगा वो हो क्या रहा, उसको 180 डिग्री, जैसे आपको दिया हुआ कहते हैं ड्रॉ द मिरर इमेज, तो क्या करो, इसको 180 डिग्री रोटेट करके ड्रॉ कर दोगे। प्रैक्टिकली यही देखें अभी, तो ये जो अंगूठा दिखाई दे रहा कम, वो इधर अब आ जाएगा, और ये सारे इधर आ गए 3 4 5, यही मिरर इमेज कहलाया। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्योंकि ये इसलिए सीख रहे हैं क्या, वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्ट, वहां पर स्ट्रक्चर को 180 डिग्री रोटेट करना होगा, जो लेफ्ट होगा उसको राइट ले जाना होगा, राइट वाले को लेफ्ट लेके आना होगा। तो मिरर इमेज का फंडा क्या है, ड्रॉ करना होगा, तो व्हाट यू आर डूइंग 180 डिग्री रोटेट, यहां पर 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तभी आप ये मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया बेटे? अच्छा, तो दो कॉन्सेप्ट कैसे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनैंसियोमर, मिरर इमेज की बात आ गई। आगे अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ये कैसे करेंगे चेक, क्योंकि अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है, प्रैक्टिकल नहीं। तो ये जो दोनों इमेज जो बने, ये मान लो ए बी एक ऑप्टिकल आइसोमर बना, और ये दूसरा A डैश B डैश बन गया। ध्यान देने की, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ क्या है डिफरेंस, ऑप्टिकल लाइट में ये दोनों अलग अलग बिहेवियर है। इसमें से एक क्या करेगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा और या दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा।
अब इसको ऑप्टिकल एक्टिव कैसे बोलेंगे? ये जो दोनों इमेज, दोनों जो कंपाउंड हैं, दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो यदि वो एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना सिमेट्री, सिमेट्री में क्या था, एक शेप दूसरे शेप को पूरी तरह से ढक लेता था, तो वो दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते, शेप को सिमेट्रिक बोलते थे। यदि नहीं ढकेगा तो सिमेट्री नहीं है। ट्रायंगल का पढ़े थे क्लास 10th में, जो सारा कहां कैसे कैसे कॉन्सेप्ट जुड़ रहा है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर अब लोग इस चीज को भोकाल बना के बोलते हैं नॉन सुप्रीम पोज इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो वही चीज ट्रायंगल वाला सिमेट्री ही। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मींस क्या है, ये एक को उठाए दूसरे पर रखे और पूरी तरह से ढका नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। यानी ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए ये दोनों होना तो जरूरी है, प्लस जो मिरर के कारण मिरर इमेज जो एक कंपाउंड बना दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये किस तरह का होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मीन्स इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे। जब नहीं ढक पाएंगे तभी वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तभी ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर, समझ में आया बेटे? ठीक है, क्लियर। तो क्या देखे, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट होने के लिए डाइसिमेट्रिक होना चाहिए या अनसिमेट्रिक, कायरल का मतलब भी अनसिमेट्रिक होता है। मिरर इमेज जो आएगा इसका कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, वो एक दूसरे को नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। इट मींस दोनों एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। अब एक एग्जांपल देकर हम लोग समझेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर आएगा। लैक्टिक एसिड सब जगह दिया हुआ है, कॉमन हो सकता है वो बोर्ड में भी आ जाए। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल सब जगह दिया हुआ, उसी से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट बेटे, चलो उसको देखिए हम लोग। और जितने रिसर्च हैं सारे जगह फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट है। आप मेडिकल साइंस में जाओ, इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ, सारे जगह विदाउट फिजिक्स आप रिसर्च ही नहीं कर सकते। आपके जितने देखिए कॉन्सेप्ट भी, आपका तो रिसर्च थोड़ा डिफरेंट, इसलिए वो एक मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों कोलैप्स एक दूसरे को कंबाइन कर लिया, हैंडशेक कर लिया। आप दोनों से कभी भी रिसर्च, कोई भी अच्छा रिसर्च सेपरेट आप नहीं देखोगे, क्योंकि बायोमेडिकल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बायोमेडिकल लाइंस आदमी के हेल्थ के इश्यू से प्रॉब्लम है, अभी बहुत सारे हैं। आपके पार्किंसन डिजीज का भी कुछ पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट होगा, आपका कैंसर का भी अभी प्रॉपर इलाज 100% नहीं है। बहुत इतने वायरस आ रहे हैं जिसकी कोरोना का आज तक पता नहीं चला, रियलिटी में चला गया, लेकिन कोई ये कह दे कि ये कारण। इस सबसे ज्यादा R&D आपको बायोमेडिकल लाइन में ही है, और वो सारे, क्योंकि आप डीएनए को टेस्ट कर सकते हो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उसमें जो आपका उसका प्रोग्रामिंग जो है स्प्रेड करने का, वहां पे इंजीनियर्स की जरूरत है। उसका जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करना है, कितने फास्ट रेट से कर रहा है, वो सारा वो डाटा कैलकुलेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। आप लैब में उसको एनालिसिस किए, लेकिन उसका कैलकुलेशन सारा कौन करेगा, इंजीनियर करेगा। इसीलिए जितने आप देखोगे एमएस वाले कॉलेज में, जैसे चंडीगढ़ में मैं था तो वहां पीजीआई हम लोग का दोनों का कोलैबोरेशन था वहां भी, क्योंकि यहाँ भी पीजी और प्लस पीएचडी थे। तो अब सब जगह अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में इसी तरह हो रहा है। ठीक है बेटे, तो एग्जाम्पल देखें लैक्टिक एसिड का, इसलिए इस सारी चीज को अच्छी तरह से पढ़िए आप लोग। लैक्टिक एसिड, इसका आईपीएसी नेम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड, यही है ना, 2 हाइड्रोक्सी। अब एग्जाम में दे दिया लैक्टिक एसिड, तो इसका मालूम होना चाहिए आपको स्ट्रक्चर। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन डैश, जो भी है 1 डैश ओइक देते हैं, ई उड़ गया।
तो लैक्टिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, क्या होगा? कुणाल ठीक से बैठो बेटे, आवाज आ रही है। तो प्रोपेन क्या मतलब? 3 कार्बन। ठीक है बेटे, और कहां पर यहां पर तो COOH आ गया। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर को देख लो, COOH, यहां पर OH आ गया, राइट, और ये CH3 यहां पर H, इस तरह से अपना बन रहा है। अब इसका स्केलेटन ड्रॉ करते हैं। ये तो हो गया अपना, अकॉर्डिंग टू IUPAC ने स्टेट चेन में ड्रॉ कर ली। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा ये ध्यान दो, COOH, ठीक है, CH3, यहां पर OH, यहां पर ये कार्बन इसका ले रहा है ना C, इसका हाँ H। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दो, कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है बेटे, 1 2 3 सेकंड पर है, ओके, सेकंड डाला हुआ है। तो ये हो गया लैक्टिक एसिड का। अब चलो ध्यान से, ये दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको चेक करना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है। तो पहले देखें स्ट्रक्चर, देखो तो सिमेट्रिक है नहीं। यदि इसके अबाउट भी देखें तो इधर एक साइड H दिखाई दे रहा है, एक साइड CH3 दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं है, कायरल है, डाइसिमेट्री भी बोल सकते हैं। बाद में हम देखेंगे क्या कायरल के लिए क्या पढ़े कॉन्सेप्ट, जो इस कायरल सेंटर को क्यों बोलेंगे, ये कार्बन पहले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। दूसरा चीज, इससे जितने भी आपका एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम जो कनेक्टेड होंगे सब अलग अलग होना चाहिए। देखो एक COOH कनेक्टेड है, एक CH3 कनेक्टेड है, एक OH कनेक्टेड है, एक H कनेक्टेड है। ये सारे शॉर्ट ट्रिक है जो कि लास्ट में देखेंगे हम लोग। कायरल सेंटर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब चले आ जाए, तो ये अनसिमेट्रिक जो अभी तक पढ़े उस कॉन्सेप्ट पे चले, आगे हम लोग भागे नहीं, क्योंकि रीजन का मतलब ये नहीं कि आगे हम लोग भाग जाए पीछे वाला छूट जाए कॉन्सेप्ट। तो ये सिमेट्रिक क्या हो गया आपका, डाइसिमेट्रिक हो गया, या कायरल भी बोल सकते हो, अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। अब इसका क्या, अभी कॉन्सेप्ट क्या देखे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चेक करना है तो पहले उसका मिरर इमेज निकालिए, पहले देख लिए कि अनसिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक रहेगा तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, दोनों में डिफरेंस ही नहीं दिखाई देगा। इधर भी CH3 डाल दिए, इधर भी CH3 डाल दिए, तो क्या हुआ, ये CH3 इधर आ जाएगा, ये CH3, दोनों सेम रहेंगे। तो इसलिए अनसिमेट्रिक होना जरूरी है। अब इसका मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या बताया, 180 डिग्री रोटेट, यानी इसको उठाए इधर डाले, H को इधर डाल दिए, वो क्या दे दिया, मिरर इमेज, 180 डिग्री उठाए घुमा दिए। तो मिरर इमेज इसका क्या मिल गया मेरा, COOH और CH3, सॉरी H और इधर CH3, हाँ बीच में OH, ये मिरर इमेज हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि दोनों जो कंपाउंड, दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी यहां पर सेम है, दोनों का सेम है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ कुछ रिएक्शन होंगे जो कि एक दो एक्सेप्शन है जहां पर डिफरेंट, मैक्सिमम सेम रहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट आपका सेम रहेगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, क्यों, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंस सिर्फ क्या होगा, PPL को इधर कौन देखना पड़ेगा, कौन लेफ्ट रोटेट कर रहा है, कौन राइट रोटेट कर रहा है। अच्छा, मिरर इमेज ड्रा के लिए अब क्या सेकंड कॉन्सेप्ट करता है कि एक को उठाकर दूसरे पर रखिए और देखिए कि एक सारे कंपाउंड्स एक दूसरे को सारे एक दूसरे को ढक रहे हैं कि नहीं। मैथमेटिक्स में जो सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं, गलत जा रहे हैं हम लोग, ये कॉन्ग्रुएंस। सिमेट्रिक में तो शेप डिफरेंट, शेप सेम रहेगा, डायमेंशन अलग। कॉन्ग्रुएंस में पूरी तरह से ढकना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, नॉट सेम ये सिमेट्रिक में तो शेप सेम होना चाहिए, ट्रायंगल रेक्टेंगल, डायमेंशन अलग अलग, राइट। कॉन्ग्रुएंस में हम लोग देखे हैं एक दूसरे के ऊपर ढक लेना चाहिए। तो वहां पर अब यहां पर मान लीजिए इसको उठा के आपने रखना चालू किया, देखा COOH ढक लिया,
CH3, अच्छा OH ढक लिया, कार्बन ढक लिया, ये दोनों नहीं ढका, तो आप सीधे बोलिए सर ढक नहीं रहा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन ये ढकने का तरीका गलत है, ढकने का तरीका गलत है। क्या गलती यहां पे हो रही है कि ये जो इमेज ड्रॉ कर लिए 180 डिग्री रोटेट करने के लिए, अब ढकना है तो इसको क्या करना है, ये कंपाउंड को, ये जो मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर, इसको 180 डिग्री पहले रोटेट करना पड़ेगा। देखो क्या मैं समझा रहा हूं फिर से, ये जो कंपाउंड है इसको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री रोटेट करने, कहने का मतलब क्या हो गया, C इधर ये H आ गया, इधर ये CH3 चला गया, COOH नीचे आ गया और OH ऊपर चला गया। नॉन सुपर इम्पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले ये जो कंपाउंड है प्लेन मिरर के पर इसके अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर दिए। अब इसको उठाकर उस पर रखेंगे, अब इसको उठाकर उस पर रखें तो H ढक लिया, CH3 ढक लिया, कार्बन, ये दोनों नहीं ढका। दैट इज योर राइट अप्रोच। तो ध्यान क्या देना है, देखो दो का मिरर इमेज ड्रॉ करना होगा, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। अच्छा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस कंपाउंड का मिरर इमेज, पहले उसको प्लेन मिरर के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे, तब इसको उठाकर वहां पर रख के देखेंगे ढक रहा है। नहीं ढकने का मतलब क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, ये तो हो गया, चेक हो गया। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा पेयर, ये दोनों पेयर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर। ये भी बिट में डालता है, इनमें दे देगा इनैंशियोमर है कि नहीं है। तो इनैंशियोमर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जिसका हम चेक कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है इनैंशियोमर के लिए ना, क्योंकि हम क्या देखे कि यहां पर मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, अनसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, उसी में हम लोग पढ़े हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कुछ डाइस्टियोमर्स भी होते हैं, जो नॉन मिरर इमेज, जो मिरर इमेज नहीं, नॉन मिरर इमेज कहने का मतलब ये दोनों सेम हो गया, तो मिरर इमेज कहां दिया। नॉन मिरर कहने का मतलब जो इमेज बना हो और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जुड़वा बच्चा, जुड़वे बच्चे को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है ट्विन बेबी को। तो उसी तरह से यदि ये CH3 यहां भी CH3 डाल दूं, आप यहां पे ड्रॉ करोगे तो दोनों को हाउ टू डिफरेंशिएट, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज तो कहलाएंगे नहीं, तो उसको उसी को हम लोग डाइस्टियोमर्स बोलेंगे। तो यदि ये सेम हो जाएगा तो ये तो देखो कायरल भी, कायरल के लिए क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए ना, दो तो सेम हो गए, कायरल तो होगा ही नहीं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर सिमेट्रिक हो गया। तो ध्यान देने की बात है, जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स बने हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसको, उस पेयर को, ये दोनों पेयर को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स भी बोलेंगे। राइट बेटे, तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। क्या क्या पढ़े अभी शुरू से, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बेसिक चीज, सेम मोलेकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस कहां, ऑप्टिकल लाइट के बिहेवियर में डिफरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट स्लाइटली डिस्कस किए, फिर उसके बाद PPL सबसे अच्छी तरह से समझे उसको, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को कौन सा, वो सारे कभी क्वेश्चन दे देता है, पोलराइजर की जरूरत पड़ती है, कौन सा पोलराइजर है, निकोल, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, निकोल प्रिज्म, वो सारे चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
उससे क्या होता है, पीपीएल जनरेट होता है। पीपीएल का मतलब एक किसी प्लेन में लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ जाएंगे, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पीपीएल को ही हम चेक, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है, वो क्या करता है, वो पीपीएल को उस कंपाउंड में भेजेंगे तो चेक करते हैं पीपीएल रोटेट कर रहा है कि नहीं रोटेट कर रहा है। यदि नहीं रोटेट कर रहा है तो अनअफेक्टेड, किसके कारण, ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। रोटेशन होगा किसके कारण, मॉलिक्यूल के अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के कारण। फिर उसके उसी में फिर क्या देखे, यदि क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको बोले, जिसको कि डी फॉर्म बोले, और आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लेवो रोटेटरी, एल फॉर्म, एल से लेफ्ट, उससे याद रख सकते हैं। फर्दर उसके बाद क्या किए, ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के बाद थ्योरेटिकली हाउ टू चेक। थ्योरेटिकल में हम लोग क्या देखे, पहले अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कंपाउंड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। मिरर इमेज के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, 180 डिग्री उसको रोटेट करके ड्रॉ करेंगे। देन दूसरा कंडीशन फिर क्या कहता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। उसके लिए व्हाट इज कंडीशन, जिसका मिरर इमेज निकालना है उसको पहले 180 डिग्री रोटेट करके इसको उठाकर दूसरे पर देखेंगे कि सारे ढक रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं ढक रहे हैं मीन्स नॉन मीन्स नहीं है, सुपर इम्पॉसिबल, एक दूसरे को नहीं ढक रहा है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएंगे। जो ढक लेगा वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। राइट, आज यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल में आगे इसको बढ़ाते हैं हम लोग।